Hello everyone, welcome back to Envision Academy. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन असम में नॉर्थ ईस्ट का प्रैक्टिस सेशन 5 पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और हर सेशन में हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा समय देते हैं, जिस समय के अंदर आपको हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चारों सेशन को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये चारों सेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का 41st क्वेश्चन है, द ईयर 1894 इज रिलेटेड टू। आसाम में 1894 ईयर जो है ये कौन से इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है? पथरुघाट रिवोल्ट, फुलगुरी धावा, रंगिया रिवोल्ट या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा सही जवाब? ये सवाल ऑलरेडी एपीएससी ने पूछा है, लगभग 2011 में एपीएससी ने पूछा था यह सवाल को भी। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज द ईयर 1894 इज एसोसिएटेड विद द पथरुघाट रिवोल्ट। दरोंग डिस्ट्रिक्ट में पथरुघाट नाम के जगह पर यह रिवोल्ट हुआ था। कारण था कि पीजेंट्स लोगों ने रिवोल्ट शुरू किया था और कारण था अगेंस्ट द एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दरोंग डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं एंडरसन, उनके घर के सामने पीजेंट्स जो है वो रिवोल्ट करने की, वो बात करने के लिए गए थे एक्चुअली डीसी से, लेकिन डीसी ने बात करने से मना कर दिया। तो लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए और इतने में किसी ने डीसी के घर की तरफ उठाकर पत्थर जैसे फेंक दिया, तो ब्रिटिश पुलिस ने वहां पर क्या किया, ओपन फायर कर दिया। अब यहाँ पर जो अनआर्म्ड पीजेंट्स थे, जिन्होंने बंदूक बंदूक ऐसे कोई हथियार लेके वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, अनआर्म्ड पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया, जहां पर बहुत सारे पीजेंट्स जो है वो मारे गए, बहुत सारे लोग जो है वो घायल भी हो गए थे। इसी इंसिडेंट को असम में जलियांवाला बाग ऑफ असम भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि बहुत सारे निर्दोष लोग, बूढ़े बूढ़े बच्चे या औरत, सभी को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गोली किया था जहां पर जरूरत थी नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, जहां पर बहुत सारे लोग अनआर्म्ड पीजेंट्स बैठे हुए थे रिवोल्ट करने के लिए, वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर ने ओपन फायर कर दिया, इसलिए इसको जलियांवाला बाग ऑफ असम भी कहा जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे फुलगुरी धावा, दिस वाज द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट इन असम इन 1861। नौगांव डिस्ट्रिक्ट में फुलगुरी पुलिस स्टेशन में लोग कंप्लेन करने के लिए गए थे। रीजन वही था कि एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, एक र्यूमर भी था कि तामुल पान पर भी टैक्स लगाया जाएगा, और दूसरा कि आ, जो ओपियम है, यहाँ पर लोग ओपियम कल्टीवेशन करते थे और वही ओपियम को कंज्यूम भी करते थे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, वो ओपियम कल्टीवेशन को बैन कर दिया था। तो इसी यही सारी मैटर को लेकर फुलगुरी पुलिस स्टेशन में जैसे कंप्लेन करने गए, तो पुलिस ने इस कंप्लेन को रजिस्टर करने से मना कर दिया था। तो लोग वहीं पर पब्लिक गैदरिंग करने बैठ जाते हैं फुलगुरी नाम के जगह पर, एक फील्ड पे। और ये पब्लिक गैदरिंग लगभग 4-5 दिन तक रहा, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए इस पब्लिक गैदरिंग में। उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर वहां पर लोगों को समझाने आया था, तो उनको, जो पब्लिक है, उन्होंने पीट पीट कर मार दिया था। तो ये जो इंसिडेंट है, दिस वाज द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट इन असम दैट वाज हेल्ड इन 1861। इफ वी टॉक अबाउट द रंगिया रिवोल्ट, तो सिमिलरली रंगिया में भी लोग इकट्ठा हुए थे। कारण था एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, दूसरा कारण था कि जो बैन ऑन ओपियम कल्टीवेशन, और तीसरा था कि सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट ओपियम। इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे और रंगिया में रंगिया बाजार को लूट दिया था। तो ये जो अलग अलग पीजेंट रिवोल्ट है आसाम में हुए हैं, ये अलग अलग पीजेंट रिवोल्ट से सवाल पूछा जाता है। आज का 41st क्वेश्चन का जवाब होता है ऑप्शन ए, दैट इज द पथरुघाट रिवोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सत्राधिकार हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन सोशल रिफॉर्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से सत्राधिकार है जिन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है सोशल रिफॉर्म में, ऑल्सो इन द फ्रीडम मूवमेंट? 4 ऑप्शन है आपके पास। अवनियतिया सत्राधिकार, पीताम्बर देव गोस्वामी, बेंगेनातिया सत्राधिकार, बनमाली देव गोस्वामी, कमलाबारी सत्राधिकार, डॉक्टर नारायण देव गोस्वामी, या फिर दक्षिण पतिया सत्राधिकार, रमाकांत देव गोस्वामी? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीताम्बर देव गोस्वामी। वंस ही परफॉर्म द रोल ऑफ अ सत्राधिकार इन अवनियाती सत्र ऑफ असम। असम का पहला सत्र, अवनियाती सत्र, जो कि 1563 में एस्टेब्लिश किया गया था इन माजुली,
इसी सत्र के सत्राधिकार थे पीताम्बर देव गोस्वामी, एंड ही प्लेड एन एक्टिव social life and contributed a lot in the social reform. He also emphasized a strong body to maintain spiritual purity, and hence he introduced martial arts, acrobatics for the physical training, discipline and self defense. तो ये जो पीताम्बर देव गोस्वामी जो अवनियति सत्र के सत्राधिकार थे, इन्होंने सोशल रिफॉर्म या फिर फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, द गोगोना, द फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असम, इज मेड फ्रॉम। ये गोगोना के बारे में आपको पता होगा ना, अलग अलग साइज का गाना को अलग अलग नाम है। तो ये जो गोगोना है, ये कौन से चीज़ों से बनाया जाता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है असम में, और क्या चीज़, कौन से चीज़ से बनाया जाता है? केन, बेम्बो, बफेलो हॉर्न या फिर टिकवुड? क्या होगा इसका सही जवाब? तो बहुत ही आसान सवाल है, सभी को इसका जवाब पता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द बेम्बो. Gogona is a vibrating reed instrument made of a single piece of seasoned bamboo or horn that has bifurcated at one end. It requires great skill to make gogona. According to size, gogona is known by different names such as Lahori gogona, Ramdan gogona या फिर खाली की gogona. And इनमें से ये जो लाहौरी एंड रामदान गोगोना है, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गोगोना. तो असमीज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां से रिलेटेड सवाल पूछता है. ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है और बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज. इनमें से कौन सा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है? कौन से समय में? नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय में. तो आपको एक चीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भारत में ज्यादातर जगह पर जो रेनफॉल करवाता है वो है साउथ वेस्ट मानसून, जो इधर से भारत की तरफ आता है. दैट इज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड ऑल्सो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाला जो हवा है वो भारत में ज्यादातर जगह पर रेनफॉल करता है, जो कि मई जून जुलाई में होता है भारत में. बारिश का सीजन जो मानसून सीजन कहते हैं वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है. लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि इधर से जो चलने वाला हवा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो चलने वाला हवा है, ये भारत के कौन से जगह पर सबसे ज्यादा रेनफॉल करवाता है? नॉर्थ ईस्ट से चलने वाला हवा, आपको ये 4 डायरेक्शन के बारे में पता होगा. ऐसे जो 4 अलग अलग डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से जो हवा चलता है भारत में, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत के कौन से जगह पर सबसे ज्यादा रेनफॉल करवाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कश्मीर, असम, गंगेटिक प्लेन या फिर तमिलनाडु कोस्ट. क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनुअल रेनफॉल मैप भी दिया है. इस एनुअल रेनफॉल मैप को देखकर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं. भारत में सबसे ज्यादा बारिश होता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, यस. बट यहाँ पर सवाल पूछा गया है अबाउट द नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत की कौन से जगह पर बारिश करवाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दैट इज द तमिलनाडु कोस्ट. तमिलनाडु का जो ईस्ट कोस्ट है वो ये जगह तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल करवाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून. क्योंकि देखिए, जब इधर से हवा चलता है साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून के दौरान ये तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में बारिश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर साउदर्न कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर है आपका ईस्टर्न घाट. तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर सारा बारिश करवा देता है, हवा आगे नहीं पहुंच पाता है ज्यादा. तो ये जगह पर थोड़ा लो रेनफॉल होता है. यहाँ पर है साउदर्न कॉम्प्लेक्स, तो ये साउदर्न कॉम्प्लेक्स जो है ये पूरा का पूरा हवा को रोक देता है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून के दौरान तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में बारिश नहीं होता. जो हवा यहाँ से ऐसे चलता है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, जो हवा ऐसे चलता है, ये कहीं पर रुकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली मेघालय तक चले जाएगा और मेघालय में जाकर ये बारिश करता है थोड़ा बहुत. और फिर यह हवा जैसे आगे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर है हिमालय, ऐसे है हिमालय, और हिमालय में जो फनेल शेप्ड है वहां पर ट्रैप हो जाता है. फिर यह हवा वापस आके मेघालय में ही हाईएस्ट रेनफॉल करवाता है. ये तो था साउथ वेस्ट मानसून के बारे में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो हवा ऐसे चलता है, जो हवा इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से भारत की तरफ आता है, वो हवा सीधा यहाँ तक पहुंचेगा. बाकी जगह पर तो थोड़ा बहुत रेनफॉल करवाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेनफॉल ये जगह पर, क्योंकि ऐसे चलने वाला हवा यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल करवाता है तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में. तो
रेनफॉल से रिलेटेड भी बार बार सवाल पूछता है कि कौन सा हवा कौन से समय में कहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, बारिश कम करता है, ये सवाल पूछता ही रहता है। तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आप सभी को ये बात भी पता होगा कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में ये मेघालय जो है ये हाईएस्ट रेनफॉल जोन है, और ये राजस्थान जो है ये लोएस्ट रेनफॉल जोन है इन नॉर्थ इंडिया। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द साउदर्न इंडिया, तो साउदर्न इंडिया में ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट हाईएस्ट रेनफॉल जोन है, और वहीं पर ये जो सेंट्रल पेनिनसुला है, यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा कम होता है। कम होने के पीछे कारण क्या? इधर से आने वाला हवा जो है वो सब कुछ यहीं पर वेस्टर्न घाट पर ही बारिश करेगा, और वेस्टर्न घाट के ईस्ट कोस्ट में ज़्यादातर, ईस्ट साइड में ज़्यादातर हवा पहुंच नहीं पाता है, या लीवॉर्ड साइड में ज़्यादा ये हवा पहुंच नहीं पाता, तो यहाँ पर रेनफॉल कम होता है। आप मुझे ये भी बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल कहाँ होता है, हाईएस्ट रेनफॉल जोन इन इंडिया कौन सा है? ये सभी को पता है, आप हमें कमेंट करके फिर भी बताने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड या फॉलोड इन आसाम? आसाम में कौन सा सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता था या फॉलो किया जाता था? तीन अलग अलग ऑप्शन है, रयतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये ऐसे यहाँ पर हिंट भी दे दिया है मैंने, मैप में हिंट भी दे दिया है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायतवारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट वाज फॉलोड इन असम। ये रायतवारी सिस्टम ही फॉलो किया जाता था। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज collected directly from the cultivators or the riots without the involvement of the intermediaries like जमींदार। रायतवारी सिस्टम यहाँ पर मैंने दिखाया भी दिया है ब्लू कलर में, जो है यहाँ पर असम में डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स है, जो खेती करने वाले लोग, पीजेंट्स जो है या कल्टीवेटर है, उनसे डायरेक्टली जो टैक्स होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, वो कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट या मिडिलमैन या फिर जमींदार नहीं होता है बीच में। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टीवेटर हैड द फुल राइट्स रिगार्डिंग द सेल, ट्रांसफर एंड लीजिंग ऑफ द लैंड। तो ये जो रायट्स होते हैं या कल्टीवेटर्स होते हैं, उनके पास ही अधिकार होता है कि वो जमीन को बिक्री करें या ट्रांसफर करें या लीज पर दें। तो पूरा का पूरा अधिकार जो है इंडिविजुअल कल्टीवेटर पर ही होता है। द रायट्स कुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एज लॉन्ग एज द पे रेंट। तो ये रायट्स या फिर जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स होते हैं, इनको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है जब तक, एविक्ट नहीं किया जा सकता है जब तक ये क्या करते हैं, लैंड टैक्स भरते हैं। तो ये रायतवारी सिस्टम भारत के अलग अलग जगह पर, जैसे कि ये सारी कोस्ट जहाँ पर आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सारी जगह पर रायतवारी सिस्टम चलता था। इफ वी टॉक अबाउट द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम मतलब कि जो मिडिलमैन जमींदार से लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके पास होता है ये अधिकार। ठीक है, भारत के ये अलग अलग जगह पर जमींदारी सिस्टम चलता था, आप मैप पर देख सकते हैं। एंड जो महलवारी सिस्टम है, ये एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिलाकर महलवारी या महल कलेक्ट किया जाता था, ग्रुप या ग्रुप ऑफ विलेजेस से। तो भारत के ये जगह पर इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट था। तो कोई भी सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 56 होना चाहिए, यहाँ पर 46 हो गया है। मैं ठीक है 46 यहाँ पर गलत हुआ है, 55 हुआ है, ये 45 होना चाहिए था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा फ्रॉम आसाम? राज्यसभा के बारे में पता होगा आपको, दिस द अपर हाउस ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट में दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस दैट इज द राज्यसभा ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस ऑल्सो नोन एज द लोकसभा और ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। तो राज्यसभा में असम से कितने लोगों को भेजा जाता है? सिंस इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो असम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है, ये राज्यसभा के मेंबर को चूज करके या सेलेक्ट करके इलेक्ट करके भेजते हैं। कितने लोगों को भेजते हैं? मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 250 मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, जहां पर
इलेक्टेड मेंबर भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं। 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग सेगमेंट से राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और बाकी अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता है। जैसे कि असम से, असम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये असम से कुछ लोगों को यहाँ से चुन के भेजता है। तो ऑप्शन में यही पूछा गया है कि कितने लोगों को चुन के भेजा जाता है। 4 ऑप्शन है, 9, 5, 7 या फिर 6। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज असम से राज्यसभा में टोटल 7 लोगों को चुन के भेजा जाता है। तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो द मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन राज्यसभा, दे आर इलेक्टेड बाय द, यहाँ पर लिखा गया है, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी छोड़ता हूँ, दैट इज जैसे राज्यसभा में असम से 7 लोगों को चुन के भेजा जाता है, ठीक उसी तरीके से आप हमें ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा में असम से कितने लोगों को चुन के भेजा जाता है। लोकसभा विच इज द हाउस ऑफ द पीपल, और लोकसभा में जो भी मेंबर जाएंगे दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली लोग ही इनको चुन के, वोटिंग होगा, जो जीतेगा वही लोकसभा का मेंबर बनेगा। वैसे असम से कितने लोगों को लोकसभा में चुन के भेजा जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड पेयर आउट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 अलग अलग बिल के नाम दिए गए हैं, लेक्स वेटलैंड्स का नाम दिया गया है और ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है। तो इनमें से कौन सा गलत है, आपको ये कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। धीर बिल इन द धुबरी डिस्ट्रिक्ट, खमरिंग बिल इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, तमरंग बिल इन बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट एंड मेर बिल इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज द मेर बिल। मेर बिल जो है वो जोरहाट में नहीं, वो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो ये ऑड है, बाकी सब कुछ सही है। धीर बिल धुबरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, खमरिंग बिल जो है वो कामरूप मेट्रो में है, या तमरंग बिल जो है ये बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में है। मेर बिल जो है ये जोरहाट में नहीं, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वेटलैंड्स विच आर लोकली कॉल्ड एज बिल्स इन असम which are host to a number of migratory birds. These bills are very significant for, ये जो बिल है ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि दे प्रिवेंट फ्लड बाय होल्डिंग एंड सॉकिंग वाटर लाइक स्पॉन्ज। ये फ्लड को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज जो है वो पानी को चूस लेता है। ये जो बिल्स है या वेटलैंड है ये भी स्पॉन्ज की तरह ही काम करते हैं। ऑल्सो बाय प्यूरिफाइंग द सरफेस वाटर, ये सरफेस वाटर को भी प्यूरिफाई करता है। ऑल्सो बाय फिल्टरिंग आउट द वेस्ट एंड पोल्यूटेंट, तो बिल्स जो है ये क्या करेगा, वेस्ट या पोल्यूटेंट को भी फिल्टर आउट करता है। ऑल्सो बाय प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल एंड एयर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो सॉइल को भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। या फिर ड्राई सीजन में, जैसे अभी ये जनवरी फरवरी का महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना में जब एयर में मॉइस्चर नहीं रहता, तो ये बिल्स क्या करते हैं या वेटलैंड क्या करते हैं, हमारे एयर को भी मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो बाय द सेविंग द इकोसिस्टम। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत सारे ये बिल होने के कारण आसाम में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो ये वेटलैंड का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में एक कन्वेंशन भी हुआ था ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए, विच इज़ नोन एज द रामसर कन्वेंशन। तो आप हमें ये कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि विच वन इज द ओनली रामसर साइट इन आसाम। आसाम में एक ही रामसर साइट है, वो रामसर साइट का नाम क्या है? आपको हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मिजोरम कन्वर्टेड इनटू ए यूनियन टेरिटरी। तो अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से ये जो मिजोरम है, ये मिजोरम को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, 1969, 1972, 1949 या फिर 1951। मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कौन से ईयर में मिला था? आपको हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज ऑन द 21st January 1972 द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी वाज मेड विद द नेम मिजोरम। तो मिजोरम को 1972 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था।
एंड दिस मिजोरम वाज अलॉटेड 2 सीट्स इन द पार्लियामेंट, जैसे एक सीट लोकसभा के लिए और एक सीट राज्यसभा के लिए, 2 सीट अलॉट किया गया था मिजोरम के लिए। आप इसके साथ साथ हमें ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए कि मणिपुर को स्टेट कब बनाया गया था, या मणिपुर का स्टेटहुड डे कब है, या कब स्टेटहुड डे मनाया जाता है मणिपुर में, ये भी आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पार्क ऑफ असम वेयर द रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक इन असम इज देवहा इज फाउंड। द white winged wood duck which is the state bird of Assam also, ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, बहुत ही रेयरली पाया जाता है, या फिर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है ये असम का स्टेट बर्ड। 4 ऑप्शन है, नामेरी, डिब्रू सोइखवा, मानस या फिर ओरांग। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज द नेशनल पार्क ऑफ असम, डिब्रू सोइखवा नेशनल पार्क, straddling both the sides of Dibrugarh and Tinsukia, is known widely for sheltering the dwelling species of the rare white-winged wood duck and also as well as the feral horses। तो ये जो डिब्रू सोइखवा है, इसका स्पेसिफिकेशन अगर आपको पता है कि यहाँ पर असम का जो स्टेट बर्ड देवहा है वो पाया जाता है, और साथ में फेरल हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस भी यहाँ पर मिलता जाता है या पाया जाता है। ये क्वेश्चन के साथ साथ हमें आप और एक क्वेश्चन का जवाब भी देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये असम का स्टेट बर्ड है, तो इसको IUCN का कौन सा स्टेटस में रखा गया है, ठीक है, इसका भी कौन सा स्टेटस मिला हुआ है IUCN में इसको, ये भी आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछता है। आज के दिन में सवाल पूछने का डायमेंशन जो है वो काफ़ी बदल चुका है, तो कुछ भी सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है। मैंने आपको सवाल बताया कि ये जो देवहा है ये इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, वो आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। और चलिए चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द टेराकोटा इंडस्ट्री इन असम हैज डेवलप्ड इन, असम में असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में टेराकोटा इंडस्ट्री डेवलप किया गया था या मोस्ट पॉपुलर है टेराकोटा इंडस्ट्री। 4 ऑप्शन है, ऐसे जो बर्तन बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग या अलग अलग जो कल्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा पॉपुलर है या डेवलप किया गया था असम का? ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, बाराक वैली, धुबरी डिस्ट्रिक्ट या फिर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज द टेराकोटा इंडस्ट्री इन असम हैज डेवलप्ड एंड मेनली बेस्ड इन द धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इसके पीछे कारण है कि सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेंट कलर एंड इजी टू मोल्ड नेचर ऑफ टेराकोटा मेक इट पॉपुलर चॉइस फॉर द स्कल्पटर और द आर्किटेक्ट्स। ये जो असम में जो टेराकोटा बनाया जाता है, अलग अलग रीजन जैसे इनका ड्यूरेबिलिटी सुपीरियर है, अलग अलग वाइब्रेंट कलर यूज किया जाता है या इजी टू मोल्ड, इसके कारण जो है ये स्कल्पटर या आर्किटेक्ट को अट्रैक्ट करता है या पॉपुलर बनाता है असम का टेराकोटा फिगर्स को। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप एटलीस्ट 1 एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।